नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल जीएस विद प्रियांक पर। आज हम सभी बात करेंगे बिहार में अभी हाल ही में दरोगा परीक्षा का जो है वो नोटिफिकेशन निकला है और संभवतः जो है 16 अगस्त जो है इसकी तिथि रखी गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। तो उस संदर्भ में मैंने सोचा कि अपने तमाम छात्र जो हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, उनकी कुछ सहायता की जाए इस कोरोना काल में, जब हम सभी एक दूसरे से आमने सामने रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए आज मैं आप सभी को बिहार में होने वाले दरोगा परीक्षा के एक उसके पैटर्न के बारे में आप सभी को बताऊंगा, ताकि आप सभी को जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उसे उन लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो आज हम क्या करेंगे कि बात करेंगे इस चीज़ की कि बिहार के दरोगा परीक्षा में कहाँ कहाँ फोकस किया जाता है आयोग के द्वारा, जो आयोग जो है दरोगा परीक्षा लेती है। और एक और बात है कि उत्तर प्रदेश में भी जो है दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन संभवतः आने वाला है, उसके संबंधित भी मैंने जो उससे संबंधित नोटिफिकेशन भी मैंने देखा था। तो ये दोनों ही राज्य के या हिंदी बेल्ट के जो भी छात्र हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं जो भी बताता हूँ वो आपको न केवल एक परीक्षा, वो तमाम परीक्षाओं में जो है वो उपयोगी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली कि जो दरोगा परीक्षा में स्पेशली जो बिहार में उसका कैसा पैटर्न होता है और उसका फोकस कहाँ रहता है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मूर्ख की तरह कठोर या कठिन मेहनत करने से जो है सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन कभी भी स्मार्ट लर्निंग से होता है। और कम समय में हमारी तैयारी ज़्यादा कैसे हो, हम कैसे जो है फोकस एरिया पर जाएं, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि हम यह देखें कि संबंधित परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इससे हम लोगों का समय भी बचता है, हमारी ऊर्जा भी बचती है साथियों। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमें किन किन जो विषय हैं उन पर फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, पीटी परीक्षा होती है, उसमें 100 सवाल होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें आपको अपना सही उत्तर जो है उस पर गोला लगाना होता है। और निगेटिव मार्किंग भी है, तो उसमें 0.2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो चूंकि ये निगेटिव मार्किंग जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो है आप स्टूडेंट्स जो है वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लगा करके ही आया करें, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग जब ज़्यादा होती है तब जो है उसको छोड़ दिया जाता है सवालों को जहां आप नहीं जानते हैं। लेकिन जहां आप जानते हैं वहां इतने कम निगेटिव मार्क्स में जो है आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि लगभग सवालों के उत्तर जो है चाहे आए या ना आए लगा करके ही आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी सवाल आपका सही हो गया तो आपके कई गलत जो उत्तर होंगे उनको भी जो है वो सही कर देगा। तो हमें कहाँ कहाँ अपने जनरल स्टडीज़ के इस 2 घंटे के पेपर में कहाँ कहाँ फोकस करना है 100 सवालों के लिए, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले जो है हमारा जो फोकस एरिया जो होना चाहिए दरोगा परीक्षा में वो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इसे हम लोग 3 खंडों में देखते हैं बांट करके, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया में। हमने देखा है, मैंने पाया है इस परीक्षा में कि मुख्यतः पूरे इंडियन हिस्ट्री में जो इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। इसमें आपको एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत यानी कि मिडिवल इंडिया, और इसके साथ साथ मॉडर्न इंडिया दैट इज आधुनिक भारत। इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो यहाँ करना है, यानी कि मॉडर्न इंडिया पर करना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट इंडिया या मिडिवल इंडिया से सवाल नहीं आते हैं,
प्राचीन भारत से भी सवाल आते हैं, मध्यकालीन भारत से भी सवाल आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो आधुनिक भारतीय इतिहास से आते हैं। और उसमें भी हमें क्या करना है कि एंशिएंट या मिडिवल इंडिया में या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है हमें बहुत डीप जा करके इस परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं करना होता है। आप देखेंगे कि जो दरोगा परीक्षा होती है उसमें बेसिकली बड़े ही साधारण किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की जो है यह डिमांड नहीं करती है। और परीक्षार्थी जो हैं वो आराम से जो है बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव लिए हुए इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो आगे चल करके जो है और भी जो नौकरी होती है, जैसे पीसीएस की नौकरी होती है, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा होती है, उन सब की आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी नौकरी है। और कम तैयारी में जो है, कम से कम रिटेन की कम तैयारी में, और अगर आप फिजिकली फिट हों तो आपको जो है सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमारा मेन फोकस इसमें इन तीनों में मॉडर्न इंडिया पर होना चाहिए। और एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में बेसिकली हम देखेंगे जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से पूछ दिया, ये पूछ देगा किसी भी महत्वपूर्ण स्थल के बारे में कोई चीज़ पूछ देगा कि विशाल स्नानागार, दैट मीन्स कि जो ग्रेट बात है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। या कोई सिंधु स्थल जो है, हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल जो है किस नदी के किनारे है या वो किस लिए महत्वपूर्ण है, इन चीज़ की बातें होती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि वैदिक संस्कृति से भी कुछ सवाल आ सकते हैं। और बेसिकली हमारा फोकस एरिया जो है वो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, चूँकि दोनों ही बिहार से संबंधित हैं, इसलिए जो है इनसे जो है सवाल पूछने की संभावना रहती है। फिर जो 16 महाजनपद है वहाँ पर आप मगध महाजनपद पर फोकस कर सकते हैं, वहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, ये सब एंशिएंट इंडिया के ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप फोकस जो है कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डीप नहीं, साधारण जानकारी रखिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी देता रहूं, ताकि आप लोगों को एक सुविधा हो जाए। तैयारी कीजिएगा, लेकिन मैं गाइड करता चलूँगा और जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर जैसे गुप्त साम्राज्य में जो गुप्तकालीन है, गुप्ता जो पीरियड है, उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं आर्ट एंड लिटरेचर से। आप देखेंगे कल्चर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है। और फिर मिडिवल इंडिया में जो है हमारा फोकस एरिया बहुत ज़्यादा इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सल्तनत काल में कुछ चीज़ें देख लेंगे, या उसके पहले जो है पूर्व मध्य काल में जो राजपूत काल है वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देख लेंगे, कि जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। उसके अलावा जो मुख्य राजा थे उस समय, या जो त्रिगुटीय संघर्ष हो रहा था पाल, प्रतिहार और गुज्जर में, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। कौन से महत्वपूर्ण शासक थे, इन सब की जानकारी ले लेंगे। उसके अलावा सल्तनत काल और मुग़ल काल में जो है जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनकी जानकारी ले लेंगे। कुछ विजयनगर साम्राज्य जो था और बहमनी साम्राज्य, जिन दोनों की स्थापना जो है तुगलक काल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया में यानी कि आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे, तो साथियों जो ब्रिटिश भारत से संबंधित क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो वायसराय या जो गवर्नर जनरल थे जिनको कहा जाता था, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, तो अपने अपकमिंग वीडियोज़ में मैं इस टाइप के प्रश्नों पर आपसे चर्चा करूंगा, ताकि आपका काम आसान होता जाए और उन टॉपिक्स के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो इसमें आपका फोकस एरिया जो है ये रहेगा। और यहाँ से तकरीबन आपको 100 में से लगभग आपको 14-15 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, और उसमें भी ज़्यादा सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद साथियों हमारा जो दूसरा ये रहेगा वो रहेगा इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति में मैंने सोचा है कि जो मेरा आगे जो वीडियोज़ में डालूंगा उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित वीडियोज़ डालूं और मैं बताऊं कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपको पढ़ने हैं। पूरा भारतीय संविधान हमें अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनकी मैं चर्चा आप सभी से करूंगा, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर भी हम देखेंगे
कि जो महत्वपूर्ण पहलू हैं यहाँ पर आपको अराउंड 12 के आसपास जो है क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं और यहाँ पर हम 13 से 15 के बीच में जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी लगभग आप देखेंगे कि इन दोनों सेगमेंट को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो तकरीबन आपके 100 में से 1/4 का जो है मामला वो आपका तैयार हो जाता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें जो आपकी मजबूत है उनको और मजबूत कीजिए, नई चीज़ों की तरफ भागने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँगा कि भारतीय राजनीति में आपको कहाँ पर मेन एरिया फोकस करना है। जैसे कि जो संविधान निर्माताओं ने जो हमारा संविधान तैयार किया था और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो हम लोग इंडियन पॉलिटी में भी देख लेते हैं और आधुनिक भारतीय इतिहास में भी देखते हैं उन चीज़ों को। वो चीज़ें अपने आप तैयार हो जाएंगी। उसके बाद मतलब पढ़ने के बाद ही तैयार होंगी और उसके बाद जो है हमारे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है उनके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर फोकस करना होता है। फिर जो हमारे जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन पर ध्यान देना होता है कि क्या क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, धर्म से रिलेटेड जो हैं हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, या फिर जो है हमारे जो ग्रामीण सेक्टर हैं, महात्मा गांधी का जो सपना था डीपीएस से संबंधित, उन पर जो है हमें कुछ फोकस करना होता है, जिन पर हम लोग आगे के वीडियोज़ में बात कर लेंगे। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब जैसे जो महत्वपूर्ण जो पद हैं, हमारे संवैधानिक पद हैं भारत के, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लोकसभा राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, या और भी जो महत्वपूर्ण जो ट्रिकी सवाल होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, लेकिन वो बड़े ही आसान होते हैं और बहुत ज़्यादा विस्तृत हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कुछ मेन फोकस एरिया पे हम काम करेंगे और आप देखेंगे कि हम सभी का काम जो है आसान हो गया। और इन दोनों को आप देख लेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग आपके 25, 26, 27 क्वेश्चन जो हैं 100 क्वेश्चंस में लगभग जो है आपके कवर अप हो जाते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस अलग से एक बढ़ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा वो होगा जियोग्राफी यानी भूगोल का। इसमें तकरीबन आपको जो है 10 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं आपको वो इंडियन ज्योग्राफी से होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होगा वो इंडियन ज्योग्राफी से, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है वो थोड़े बहुत जो है सवाल, एक आध सवाल पूछ दिया तो पूछ दिया, जैसे कि पूछ देता है कि फलाना जो जल संधि है वो किन दो इलाकों को जो है वो आपस में अलग करता है, या फिर किन दो सागरों को जो है जोड़ता है। तो ये तमाम तरह के सवाल जो है वो पूछ दिए जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपको जो है बेसिकली आपको जो है जो नदियों से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, उद्गम जो क्षेत्र क्या है, मुहाना क्या है, किसी जो राष्ट्रीय वन्य जो अभयारण्य है या जो नेशनल पार्क हैं, इन सब से रिलेटेड सवाल जो हैं उनको आपको जो है ध्यान देना होता है। बेसिक जो चीज़ें होती हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, पठार और भारतीय भूगोल से जो है संबंधित जो, जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल पार्क्स जो और वन्य जो अभयारण्य जो हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसको कहते हैं, तो इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग देख लेंगे कि जो महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आप विश्वास कीजिएगा कि आपके जो है तैयारी जो है वो लगभग जो है परिपूर्ण होने की बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे कि लगभग 35 क्वेश्चन जो है आपके इन 3 सेगमेंट से आपके जो है पकड़ में आ जाएंगे। यानी 100 में 35 से लेकर 36, 1/3 से अधिक क्वेश्चंस जो हैं आपके इन 3 मेजर पोर्शंस पर जो है कवर करने पर आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल आपको अपना एक फोकस बनाए रखना है साथियों। ये तीनों आपके बेसिक्स होते हैं। इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा सवाल उस टाइप के नहीं आते हैं, जैसे पूछ लेता है कि फलाने नाबार्ड जो है उसका मुख्यालय कहाँ है या सेबी का मुख्यालय कहाँ है। इस टाइप की चीज़ें जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है उसको एक आप आसानी से, जो पतरा दर्पण का जो अतिक्तांक आता है इकोनॉमिक्स का, आप वहाँ से देख लीजिएगा हल्के फुल्के, या मैं कुछ चीज़ें आपको जो है एग्जामिनेशन से पहले ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से बता दूंगा। आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको जो है जानकारी मिलती जाएगी। ठीक है, तो आपने ये तीनों को देख लिया। उसके बाद जो है अन्य टॉपिक्स पर फिर मैं चर्चा करता हूं। इसके बाद साथियों हम लोग ध्यान देंगे कि
जो हमारा चौथा सेगमेंट जो होगा वो साइंस, जहां पर जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और ये तकरीबन जो है आपको ये तीनों मिला करके जो 15 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से लगभग जो है पूछे जाते हैं, जैसा कि इसका ट्रेंड मैंने देखा है। और साधारण से क्वेश्चंस कि इसका जो है आविष्कारक जो है, इन्वेंशन जो है किसने किया है, आविष्कार किसने किया है, उसका नाम पूछ देंगे, या फिर दाब से यानी प्रेशर से, टेम्परेचर से, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आसान आसान आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर, तो आपका जो है काम जो है यहाँ से बन जाएगा। किसी भी साधारण किताब से जो है आप उसको देख सकते हैं। जो जनरल साइंस की किताबें होती हैं, जैसे लूसेंट पब्लिकेशन की जो है किताब है, आप वो देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके 15 क्वेश्चन जो है यहाँ से बन रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आगे जो है कुछ क्लासेज ऐसी चलवाऊं, चाहे खुद चला दूं या किसी और दोस्त मित्र से बोल करके जो है आपके जो है वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर दूं, तो उससे जो है आपका तकरीबन हम लोग देखेंगे कि जो 50% काम है दरोगा परीक्षा का, वो हमारा यहाँ से जो है बन जाता है। आप इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस को देख करके जो है उनको लगता है कि अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, कि हमसे तो साइंस नहीं होगा। लेकिन आप यकीन कीजिए, जब आप आसानी से पढ़ेंगे चीज़ों को, कुछ चीज़ों को, बहुत ही आसान चीज़ें कई बार होती हैं। कई बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ है, लेकिन अगर आप उसके चारों ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन जो है वो अलग सा दिख रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि यही ऑड जो है ऑप्शन है और उससे आप आसानी से गोला भर सकते हैं वहाँ पर। तो ये तमाम बातें हम लोग आगे के वीडियोज़ में जो है करेंगे। फिलहाल मैं इसका एक पैटर्न जो है आप लोगों को समझा दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हमने देखा कि जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स यानी कि जो समसामयिकी है, उनसे भी जो है कई सारे सवाल जो है वो आते हैं। फ्लक्चुएटिंग होता है। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो समझ में नहीं आता है कि उनको जो है कहाँ रखा जाए, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रख दिया जाए, जियोग्राफी के अंतर्गत रख दिया जाए, या फिर किसी और सेक्शन के अंतर्गत रख दिया जाए। तो हम करंट अफेयर्स में क्या देखा है कि बेसिकली जो पर्यावरण जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, जो इकोलॉजी, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा होता है, इकोसिस्टम, उससे संबंधित सवाल जो है पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि कोई भी जो विलुप्त होता प्राणी है या जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि टाइगर है, बाघ है, उसके संरक्षण का जो है प्रोग्राम चलता रहता है इंडिया में। और उसके बाद जो है कोई भी दुर्लभ जीव जंतु जो भारत में रिलेटेड, जैसे ओलिव रिडले, कछुआ, ये सब जो है, इनसे संबंधित सवाल जो हैं वो पूछ दिए जाते हैं। तो हमारा फोकस जो है इस टाइप पर भी रहेगा। और तो करंट अफेयर्स में फिर बहुत सारे सवाल जो भारत के संदर्भ में जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि जैसे कि कोई अगर राष्ट्राध्यक्ष अभी भारत आया हुआ हो, या फिर आप देख रहे हैं कि जैसे ये कोरोना पीरियड है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो नई नई बातें हुई हैं, वो पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। तो मैं अलग अलग वीडियो बना करके इन सब पर अलग से जो है चर्चा करूँगा, ताकि जो है आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आए। तो करंट अफेयर से भी जो है ये तकरीबन जो है हमारा 15-20 के आसपास जो है सवाल वो होते हैं, या कई बार कम भी होते हैं। अगर आप पिछले का पैटर्न देखेंगे तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा बहुत ध्यान हम लोग दे देंगे। और इसमें बेसिकली मैंने एक चीज़ क्या नोट किया है कि वो इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान देते हैं कि भारतीय सेना, वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो, उसका जो है संयुक्त युद्धाभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है किस देश के साथ चल रहा हो, इन सब पर भी इनका फोकस रहता है। फिर ये भी रहता है कि अभी वर्तमान में इस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो उन सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी हम लोग चर्चा जो है वो कर लेंगे। और इससे बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी पकड़ में जो है आएंगी। इसके अलावा जब हम लोग जैसे कि ज्योग्राफी के मैंने चर्चा की, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत ही कई बार जो है पारिस्थितिकी या जो पर्यावरण से रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी पूछ दिए जाते हैं। तो चाहे आप उन्हें ज्योग्राफी के अंतर्गत रख दें, करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंतर्गत रख दें, या फिर एनवायरनमेंट के ही अधीन रख दें, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो कई क्वेश्चन जो होते हैं मिले जुले लगते हैं। लगता है कि कृषि से भी पूछा जा रहा है, तो कृषि खुद भी जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है पढ़ाया जाता है। या फिर इकोनॉमिक्स का सवाल जो है, तो कई बार इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसको नाम दे दिया जाता है। तो ज्योग्राफी का एरिया जो है बड़ा विशाल होता है। तो जो मैंने पहले जो बताया कि 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में आएंगे, वो परंपरागत टाइप के ज्योग्राफी में, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों
यहाँ हम लोग देखेंगे कि इकोलॉजी, पर्यावरण, इन सब पर थोड़ा फोकस लीजिएगा। इसलिए मैं अलग से जो है इसको एक रख रहा हूँ कि आप जो है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे। ये आगे चल करके आपको जो है मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। या जैसे कि अभी मुख्य परीक्षा भी पिछले वाले दरोगा एग्जामिनेशन का होना है, जो परीक्षा दिसंबर में हुई थी, तो उन स्टूडेंट्स को भी मैं कहता हूँ कि एनवायरनमेंट पर यानी कि पर्यावरण पर फोकस रखेंगे। वो क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बनते हैं। तो जो दरोगा परीक्षा वाले हैं वो रखेंगे, और जो खनिज संसाधन हो गया, तो इन तरह के संसाधन या रिसोर्सेज पर जो है क्वेश्चन वो बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन बड़े कम आते हैं, मात्र 5 के आसपास मैंने देखा है कि पीटी में जो है क्वेश्चन पिछली बार जो है वो पूछा गया था। तो मैथ्स में कई बार हम लोग डर जाते हैं मैथ्स को देखकर के, अरे बाप रे बाप, ये मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, मुझसे नहीं बनेगा। तो साथियों आप देखेंगे कि ट्रिक होता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा मेंस की तरह उसमें लिखना नहीं होता है। आप ऑप्शन में देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन जो होता है दिखने में तो बहुत कठिन दिखता है, टफ दिखता है, लेकिन जब हम आंसर्स की ओर ध्यान देंगे, ऑप्शंस की ओर, तो देखेंगे कि 3 आंसर तो ऐसे अजीब से दिए रहते हैं, और चौथा जो है बीच में जो है मुस्कुराता रहता है कि भैया देख लो हम यहाँ हैं, कि हम पर जो है गोला लगाओ और निकलो। तो सामान्य ढंग से सिर्फ आप सोचेंगे तो वो आपके हाजिर जवाबी को जो है चेक करने के लिए होता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ए ने कोई काम जो है 15 दिन में किया, बी ने कोई काम जो है 18 दिन में कर दिया, सी ने कोई काम जो है 21 दिन में कर दिया। तो ये तीनों मिल करके अगर फलाने रुपए कमा रहे हैं, इतने रुपए कमा रहे हैं, तो बताओ कि इसमें से सी का कितना हिस्सा हुआ, या ए का हिस्सा कितना हुआ, या बी का कितना हिस्सा हुआ। तो आप अनुपात निकालेंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा कि टोटल अगर 1000 रुपये होते हैं और इन तीनों का दिया हुआ है कि 15, 18, 21, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दिन तक काम किया है अगर सी ने 21 दिन तक, तो जाहिर सी बात है कि 1000 रुपये में सबसे ज़्यादा जो उसका शेयर होगा। तो आपका एक ऑप्शन लिखा रहेगा कि तीनों को बराबर मिलेंगे, तो वो तो पहले ही कट गया आपका, कि आप उसको हटा दीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सी ने सबसे ज़्यादा दिन काम किया है, तो सबसे ज़्यादा पैसा तो सी को मिलेगा। और उसके बाद 2 आप ऑप्शंस देखेंगे कि 1000 रुपये में जो है 500 रुपये, 550 रुपये लिखा हुआ है, तो आपका वो भी वैसे ही आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो आप फिर देखेंगे कि जो तीनों के जो आराम से आपका चौथा ऑप्शन जो है वो पकड़ में आ जाएगा कि क्या सही उत्तर है। आपको मैथ्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अनुमान पर जो है वो सही आंसर लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा साथियों। तो ये 7वां जो है मैथमेटिक्स, बहुत सिंपल जो होता है वो, और इसमें आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चंस यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर इन दोनों में मैंने क्वेश्चंस की संख्या नहीं बताई क्योंकि थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है। और उसमें भी साथियों आपको मैं करंट अफेयर्स में एक चीज़ अलग से बता दूं यहाँ पर, जो मैं अभी बताना भूल गया था, कि स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड यानी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आते हैं, तो आप वहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं भी आप लोगों का ध्यान दिलाऊंगा तो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न जो हैं वो बहुत आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है हम लोग फोकस रखेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ होगी, और मैं बीच बीच में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है डिस्कस करता जाऊँगा अपने अपकमिंग वीडियोज़ में, और ऐसी तैयारी कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, और आपका जो फोकस एरिया है वो ध्यान चलता चला जाए कि कहाँ पर क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से जो हैं उसके रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। तो इन सब पर जो है आप लोग का ध्यान जो है वो रहना चाहिए। और इकोनॉमिक्स के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें जो है क्वेश्चन जो है डीप से नहीं आते हैं। एक आध क्वेश्चन से पूछा था कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं कहीं से भी उठा करके पूछ दिया जाता है कि एकदम आज से 20 साल पहले का कोई जो घटना है, महत्वपूर्ण घटना, उससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछ दिया जाएगा। तो इन सब प्रश्नों को लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी लड़कों का जो है आप अगर इसमें से 70 सवाल जो है अगर आप कर देते हैं तो बहुत आसानी से जो है आप सेफ होते हैं। और चूंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आसान होते हैं, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन साथियों बढ़ रहा है, लगातार जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लड़के मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप ये सोचेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट मिल जाए तो ये संभव नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप चाहेंगे कि प्रियांक सर जो है बहुत आसानी से कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दें और वो पूरा आप लोग कर ले और हो जाइए, नहीं होगा। आपको मेहनत जो है वो करनी ही पड़ेगी।
अगर आप जी चुराएंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और फिर जैसे कि कई चीज़ें जो है मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है आपका रास्ता जो है, आपका सफ़र जो है वो आसान हो जाए। और अगर आप लोगों को सही लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा इसका प्रसार हो और मुझे भी अच्छा लगे, और ताकि मैं भी फिर दुगने जोश से जो है आप लोगों के लिए काम कर सकूं। वो भी तब जब मैं फ़िलहाल बिल्कुल निःशुल्क कर रहा हूं, तब उसके बाद भी मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस जो है गंभीर नहीं हो पाते हैं। और जब कुछ मसाला बातें होती हैं तो मैं देखता हूं कि उस टाइप के वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो जाते हैं। लोग जो है एकदम पड़ जाते हैं, कह रहे वाह वाह क्या बताया है। तो ज़रूरी है कि कुछ गंभीर तैयारी हो ताकि आपको सफलता के नज़दीक ले जाए। तो अगर आप उत्साह मेरा बढ़ाए रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बीच बीच में आता रहूँगा। क्योंकि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक टीचर होता है, जिस प्रकार आप नौकरी क्यों पाना चाहते हैं, तो अगर आपको वेतन नहीं देगी सरकार तो कोई भी सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेगा। तो उसी प्रकार हमारी भी एक सीमा होती है। बहुत दिनों तक निःशुल्क जो है हम लोग सामाजिक कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे कोचिंग जो है व्यवसाय हो रहा है। तो बिल्कुल व्यवसाय हो रहा है, हाँ, लेकिन कुछ टीचर जो है आपको मूर्ख बनाते हैं, लेकिन वहीं कुछ टीचर जो है वो नैतिकता के मापदंड का पालन करते हुए कोशिश करते हैं कि आपके साथ ईमानदार रहा जाए। लेकिन अगर आप भी ईमानदार नहीं रहिएगा तो फिर टीचर जो है उसका भी मनोबल जो है वो गिर जाता है। तो यही कारण है कि आप सभी मेरा उत्साहवर्धन करें, लाइक करें, जो भी कमेंट हो कमेंट करें, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें जो समस्याएं आती हैं उनको इग्नोर करें और कोशिश करें कि जो मिल रहा है उसी में से फ़ायदा उठाएं और आगे की परीक्षा में सफल होने की कोशिश करें। तो मेरी शुभकामनाएं उन सभी के साथ है। आप जितने छात्र हैं जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं वो बिल्कुल इसका फॉर्म भरें और फिजिकल जो है एक्सरसाइज करते रहें, खुद को फिट रखें, इस कोरोना काल में बच करके ही रहें। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सभी जो है अपने अपने जीवन में सफल हो और इसके लिए जिद्दी बने। दोस्तों, जब तक आप एक सपना नहीं पालेंगे, जब तक सपना देखना नहीं सीखेंगे, सपने कैसे पूरे होंगे। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। अगर मुझे लग जाता है कि किसी चीज़ की जिद है, अगर करना है तो मुझे करना है, ठीक है। अगर मैंने ठान लिया ये चीज़ नहीं करना है तो मैं नहीं करता हूँ, उसके लिए चाहे दुनिया में जो भी हो जाए। तो इस तरह के जुनून की ज़रूरत है। मान के चलिए कि जो भी इस परीक्षा की या जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर कोई है सब इंस्पेक्टर तो है, दरोगा है तो है, कलेक्टर है तो है, तो जब तक आप वो सपना नहीं देखेंगे तब तक जो है वो सपना पूरा कैसे होगा। तो पहले सपना देखना सीखें और उसके लिए जुनून की हद तक जो है जुट जाएं। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और आज मुझे जो है आप लोग विदा दीजिए। जल्दी मैं अपने नए वीडियोज़ के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।